तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 85 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघीय बजट 2023-24 का जो टॉपिक है वह आज की वीडियो में लेके आया हूं। यह टॉपिक दोस्तों एग्जाम व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि हुआ है वह किन किन क्षेत्रों में कितना वृद्धि हुआ है, कर प्रणाली में जो संशोधन हुआ है कौन सी क्षेत्र में कितना संशोधन हुआ है, ठीक है, बजट की प्राथमिकताएं क्या है, जिसमें देख सकते हैं समावेशी विकास विभिन्न जो है, और सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो चैनल पे लेके आते हैं, क्योंकि यह दृष्टि के द्वारा यह मैगजीन दिया जाता है और बहुत सारे छात्र इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, यह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यह मैगजीन है। लेकिन क्या है कि जो गांव में या कहीं और क्षेत्र में रहते हैं जहां तक यह दृष्टि का मैगजीन नहीं पहुंच पाता है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम डेली एक टॉपिक का वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो जिसमें आज का जो टॉपिक है संघीय बजट 2023-24 है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अच्छे से देखें। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक या तो कमेंट सेक्शन में दे देंगे, या आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर के वहां से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक को। 1 फरवरी 2023 केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल है। दोस्तों यहाँ पे आप एक और बता दें कि सीतारमन जी जो है, ठीक है, डॉक्टर सीतारमन जी, उन्होंने यह पेश किया है, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, उसमें क्या है कि प्रस्तुत जो दस्तावेज के वो निम्नलिखित कौन कौन से हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, दूसरा है कि अनुदान की मांगे हैं, तीसरा है वित्त विधेयक है, और चौथा जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के तहत अधिदेशित विवरण, जिसमें पहला है ए वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण, बी है मध्यावधि राजकोषीय नीतिगत सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना विवरण, और पांचवा जो है 4 के बाद 5 व्यय बजट प्राप्ति बजट जैसे अन्य दस्तावेज है। दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो इन सभी मुद्दों को आप अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे ज्यादा देर का वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे देखते भी नहीं हैं, और तो इसलिए हम आप तक ये जो मैगजीन में लिखा हुआ है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे देख करके खुद से एनालाइज करें, और जो आपके नोट्स में होगा वहां से आप ये क्या करें, मिलाएं, और वहां जो कुछ जोड़ने का है तो वहां पे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि क्रम संख्या 1, 2, 3 के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 जो 1 है, ठीक है, क्रम संख्या जो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है जो संविधान के अनुच्छेद 112 में है, अनुदान की मांगे 113 में है, और जो वित्त विधेयक है वह 110 क में है के द्वारा अधिदेशित है। ठीक है, जबकि क्रम संख्या 4A जो है, 4 का A जो है, और 4B, ठीक है, क यानी 4A और 4B के समक्ष उल्लेखित दस्तावेज FRBM अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि। ठीक है, तो पूंजीगत किन किन क्षेत्रों में कहां कहां क्या वृद्धि हुआ है, इन सभी मुद्दों को आज के देखते हैं। तो कह रहा है कि पूंजीगत व्यय वह धन है जो सड़कों, पुलों और बंदरगाहों जैसी उत्पादक संपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाता है। ठीक है, जो सरकार जो कई सारे जो मतलब देखते हैं कि बंदरगाह बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और कई सारे बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए क्या है, ये पूंजीगत व्यय है, यानी पूंजी निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उसी में कह रहा है कि पूंजी निर्माण के लिए जो व्यय किए जाते हैं पूंजीगत व्यय कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹10 लाख करोड़ जीडीपी का लगभग 3.3% कर दिया गया है। यानी जो कुल जीडीपी है, भारत की कुल जीडीपी है, उसमें क्या है कि जो पूंजीगत व्यय है इस साल जो खर्च करेगा भारत,
ठीक है, वह अपने जीडीपी का 3.3% खर्च करेगा, जिसमें यानी 10 लाख करोड़ रुपए सरकार पूंजीगत व्यय पे खर्च करने वाले हैं। उसके बाद है कि जो कि वर्ष 2020-21 में आवंटित धन यानी रुपए 4.39 लाख करोड़ यानी के दुगुने से अधिक है। यानी कह रहा है कि इस साल जो सरकार खर्च करने वाली है पूंजीगत व्यय पे, वह पिछले साल के 2 गुना खर्च करने जा रही है। ठीक है, उसके बाद है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु किए गए प्रावधान प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए पूरक का कार्य करते हैं। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रखा गया है और प्रभावी पूंजीगत जो है, ठीक है, नॉमिनल, ठीक है, तो वह जो है 13.7 लाख करोड़ रखा गया है, जो जीडीपी का 4.5% होता है। ठीक है, उसके बाद है कि पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों का सहयोग। हम पहले देख लिए कि पूंजीगत व्यय पे सरकार क्या खर्च करने वाली है। अब देखते हैं कि पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को सहयोग के लिए सरकार क्या खर्च करने जा रही है। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। यानी सरकार जो 50 वर्ष के लिए जो ब्याज मुक्त ऋण देने की जो व्यवस्था थी, उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने की पहल की है, निर्णय किया है, जिससे बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और जिससे हमारे जो स्टेट में जो बुनियादी ढांचे हैं, ठीक है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो मतलब उसमें निवेश करने के लिए क्या है, बढ़ावा मिल सके। उसके बाद है कि रेलवे पे सरकार की क्या पहल है खर्च के लिए। तो केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए रुपए 2.40 मतलब 2.40 यानी 2.40 करोड़ है ना, इस तरह से 2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का 9 गुना मतलब लगभग 9 गुना है। यानी कह रहा है कि रेलवे पे जो सरकार खर्च करने जा रही है, ठीक है, तो 2013-14 में जो खर्च किया था उसके 9 गुना सरकार अभी रेलवे पे खर्च करेगी, यानी लगभग कितने, तो रुपए 2.40 लाख करोड़। उसके बाद है कि अवसंरचना पे, ठीक है, तो कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों एवं बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न आदि के केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 100 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है। और सरकार कह रहा है क्या कि जो केंद्र सरकार के विभिन्न क्षेत्र है, जैसे बंदरगाह है, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न आदि केंद्रों के बीच जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वह जल्दी से हो और सुगम से हो, जिससे हमारे देश के जीडीपी में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो इसके लिए क्या कह रहा है, सरकार कनेक्टिविटी को और आसान करने के लिए जो 100 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उसकी पहचान की गई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अब संरचना क्षेत्र में निजी स्रोतों से प्राप्त यानी रुपए 15,000 करोड़ सहित 75,000 करोड़ के निवेश को प्राथमिकता पर लाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं क्या था, पूंजीगत व्यय में जो वृद्धि हुआ है हमारे सरकार जो इस बार के बजट में, ठीक है, वह किस तरह से रहा। अब देखते हैं कर प्रणाली में किस तरह से संशोधन किया गया है। तो जो पहले की हम देखेंगे कर प्रणाली क्या था, उसके बाद अभी की तुलना करेंगे। ठीक है, जिसमें है क्या कि पहला पॉइंट 2022-23 के बजट के तहत आयकर का निर्धारण 6 आय स्लैब में किया गया था। ठीक है, जिसके तहत पहले स्लैब की शुरुआत रुपए 2.5 लाख से होती थी। नए बजट के तहत 2 टैक्स स्लैब कम कर दिए गए हैं। पहले कितना था, 6, अब कितना हो गया, मतलब 4 हो गया होगा, क्योंकि 2 टैक्स स्लैब जो है कम कर दिए गए हैं। और कर देने हेतु न्यूनतम आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। और कह रहा है कि अगर आप कर देने हेतु न्यूनतम आय सीमा जो है, जो इनकम है, ठीक है, उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि नई आयकर प्रणाली के तहत रुपए 3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। ठीक है, कोई कर नहीं है, लेकिन 3 से 6 लाख करोड़ के पर 5% है अगर देना चाहते हैं तो कर। और रुपए 6 से 9 लाख पर कितना है, 10% कर है। और 9 से 12 लाख पर 15% कर है। और 12 से 15 लाख पर 20% का कर है। और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% का कर लागू होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर छूट
की सीमा को मतलब रुपए 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी पहले क्या था कि 5 लाख पे मोस्टली था कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आय। लेकिन अब क्या कर दिया है कि आप अगर आपके पास 7 लाख तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो आप पे क्या होगा, कर लगेगा। उसके बाद है कि नई आयकर प्रणाली अब डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगी। हालांकि लोगों के पास अभी भी पुरानी कर प्रणाली को अपनाने का विकल्प होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पुराने तरीके से आप सरकार में योगदान देना चाहते हैं, सरकार के जीडीपी में, ठीक है, देश के जीडीपी में, तो आप पुराने तरीके से आप 5 लाख रुपए भी आप कर दे सकते हैं। लेकिन आप क्या है कि आप अगर नहीं देना चाहते तो सरकार की तरफ से 7 लाख रुपया कर दिया गया है कि आप 7 लाख तक के पे कोई कर नहीं लगेगा। ये तो हम देख लिए कि कर प्रणाली में संशोधन। लेकिन अब देखते हैं कि बजट की प्राथमिकता क्या है। हर चीज की अपनी अपनी एक प्राथमिकता होती है। जैसे आप किसी चीज को तैयारी करते हैं तो आपका वो प्राथमिकता होगा कि हम किन किन क्षेत्रों में, जो स्ट्रेटजी कहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आपकी एक जो रणनीति होगी तो उसके तहत तो इस बजट की प्राथमिकता क्या है, जो प्रथम किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत निम्नलिखित 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। कह रहा है कि जो 2023-24 की जो केंद्रीय बजट आया है उसमें जो क्या है कि 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि समावेशी विकास, समाज के, दूसरा है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है क्षमता को उन्मुक्त करना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा इस बजट के तहत। उसके बाद कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार ये प्राथमिकताएं एक दूसरे की पूरक है। और क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार क्या है कि एक दूसरे के सभी पूरक है। यानी अगर एक का विकास हो रहा है तो उससे रिलेटेड दूसरे का विकास होगा, दूसरे का विकास होगा तो पहले का विकास होगा। इस तरह से इन सभी क्षेत्रों को आपस में क्या है, जोड़ा गया है, ठीक है, जो एक दूसरे के पूरक है। और कह रहा है कि अमृत काल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करती है। और हमारे जो सप्तऋषि है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी सप्तऋषि का निर्माण करता है। जो हमारे जो तारे हैं ऊपर में दिखते होंगे, तो उसी तरह के ये हमारे जो बजट की जो प्राथमिकता है वह एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक को लेकर चलते हैं तो आपको बाकी 6 को भी साथ में जुड़ जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्राथमिकता, जो पहला प्राथमिकता है समावेशी विकास, तो इसके बारे में देखते हैं कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत का पालन विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी सभी वंचित और वरीयता देते हुए समावेशी विकास को संभव किया है। उसके बाद अगला है कि कृषि एवं सहकारिता। तो कृषि और सहकारिता क्षेत्र में क्या है कि कृषि देश के सकल मूल्य संवर्धन यानी GAV, ग्रॉस क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, ठीक है, का जो 15% हिस्सा है और यह रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। सरकार ने कृषि गतिविधियों के लिए संघीय सब्सिडी वाली क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर रुपए 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। और कह रहा है कि देश के जो GAV है, ठीक है, उसमें रोजगार का जो सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, वह है क्या, कृषि, जिसमें पशुपालन भी आता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट है कि कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना। तो किस प्रकार से है यह, तो कृषि के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। फसलों के नियोजन और स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, बाजार की जानकारी और कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को समर्थन और स्टार्टअप्स को मदद के माध्यम से एक समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएगा। उसके बाद है कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा पौध कार्यक्रम। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम ये जो लाया गया है, इसके तहत क्या है, तो यह है प्राथमिक विकास में, ठीक है, समावेशी विकास में है, ये हम लोग देख रहे हैं, जिसमें है क्या रुपए 2200 करोड़ के परिव्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं कि कृषि ऋण,
ठीक है। तो पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि ऋण को रुपए 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। सरकार रुपए 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू करेगी। इसका उद्देश्य मछुआरे और मछली विक्रेताओं की गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। अब कह रहा है कि जो प्राथमिकता है, जो प्राथमिक क्या है कि समावेशी विकास है, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन इन क्षेत्रों में क्या है, तो मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, जिसमें क्या है कि वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह स्थानिक जो उसी के साथ क्या होगा, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। जो क्या है कि 157 जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उसी के पास में क्या होगा कि 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और वर्ष 2047 तक स्किल सेवा इनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद है कि अध्यापकों का प्रशिक्षण। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए क्या है कि नवोमेंसी शिक्षा, ठीक है, विज्ञान, पाठ्यचर्या, व्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने 7 जो प्राथमिकता है उसमें पहला देख लिया कि समावेशी विकास के बारे में। अब दूसरा देखते हैं कि प्राथमिकता, जो दूसरा प्राथमिकता है समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। सरकार की जो एक पहल है कि हर समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक हम अपनी सुविधाओं को पहुंचाएंगे। तो उनके लिए क्या क्या पहल कर रहे हैं सरकार, देखते हैं कि समाज के अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम। और क्या है कि जो जिला आकांक्षी है, जिनकी जरूरत है, एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत क्या है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन, और इसके तहत क्या है, तो विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीजीटी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीजीटी परिवारों और आवास को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और साधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें देखते हैं कि जैसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना, इसके कोई पीछे न छूटे। इसका जो मिशन है क्या है कि प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद क्या है, कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में क्या है कि धारणीय सूक्ष्म, ठीक है, सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता की जाएगी। 740 एकलव्य आदर्श क्या आवासीय स्कूल के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पीएमजीकेवाई के तहत सभी अत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों के 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति होगी और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की स्थापना की जाएगी, है ना। तो ये सब आपको प्रीलिम्स व्यू से आपको याद रखना है। ऐसे मेंस में तो आपको लिखना है तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स क्या मतलब प्रीलिम्स के लिए आप किस तरह से याद करेंगे कि प्राचीन पांडुलिपियों के लिए जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है 2023 मतलब बजट जो 2023-24 के तहत, वो किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है कि भारत श्री योजना, ठीक है। उसके बाद पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि की जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल। तो कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र एवं संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने तथा पेयजल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्र परियोजनाओं को रुपए 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
उसके बाद है पीएम आवास योजना। तो पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर रुपए 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्राथमिकताएं जो है 2 ही प्राथमिकता को देखेंगे। अगले वीडियो में हम जो बाकी 5 प्राथमिकता हैं उसको लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोग भी नहीं देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।